हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। टुडे इज 25 नवंबर 2024 एंड अभी तक हमने जो किया है वो चैप्टर 7 मोशन 9th क्लास का कंप्लीट किया है। और नेक्स्ट जो है सफर हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं एंड इस जर्नी का नाम है चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक, तो ये जो है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में ये चैप्टर नंबर 8 है। तो पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि मोशन क्या है, लेकिन क्या चीज है जो कि किसी चीज को मोशन में लाती है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर मैंने एक डॉट ड्रॉ किया है, सपोज इट इज अ बॉल। ठीक है, ये एक बॉल है। तो अगर बॉल आपकी कहीं पर पड़ी है, सपोज बॉल जमीन पर पड़ी है, तो क्या वो अपने आप अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी? अपने आप वो आगे चली जाएगी या पीछे चली जाएगी? अपने आप पोजीशन चेंज करेगी? नहीं करेगी। जब तक हम आकर उसको जो है वो धक्का ना लगाएं तब तक वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। इसका मतलब कि कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर वो मोशन पर है, यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन में मतलब कि वो सेम स्पीड से चल रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी, बाहर से कोई एफर्ट नहीं लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक सो कि आपको ये जो बोर्ड है थोड़ा सा नीचे, मतलब नीचे से थोड़ा सा ये मूव करता हुआ नजर आ रहा होगा। अब इसकी एग्जांपल है सपोज कि ये जो है बोर्ड अभी क्या है, ये रेस्ट पर है। ठीक है, इसकी पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, लेकिन यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, मैं हल्का सा एफर्ट लगा रही हूँ और एफर्ट से क्या हो रहा है कि ये बोर्ड अपनी टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है। तो जब ये बोर्ड अपनी टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये मोशन में है। मोशन में क्यों है? बिकॉज मैं यहाँ क्या लगा रही हूँ, एफर्ट लगा रही हूँ। तो किसी भी चीज पर यही लगाया जाने वाला एफर्ट ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स कैन बी अ पुश और अ पुल। ठीक है, फोर्स क्या होता है? कोई पुश भी हो सकता है या फिर पुल भी हो सकता है। पुश मतलब कि किसी चीज को धक्का देना, पुल मतलब कि किसी चीज को खींचना। ठीक है, जो हम एफर्ट लगाते हैं पुश या पुल, उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप देखोगे कि हमारे तरफ से लगाया जाने वाला एफर्ट पुश और पुल दैट चेंजेस द शेप और चेंजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी। एक वर्ड इसमें है हमारे पास चेंजेस और दूसरा वर्ड है टेंड्स टू चेंज। ठीक है, जो भी हमारी तरफ से पुश या पुल लगाया जाता है वो चेंज ला, उसमें चेंज लाए। जैसे ये बोर्ड की अपनी स्टेट में क्या आ गया? चेंज आ गया। और टेंड्स टू चेंज, टेंड्स टू चेंज का क्या मतलब कि जो हमारी तरफ से लगाया जाने वाला एफर्ट है वो बोर्ड की पोजीशन में टेंड्स टू चेंज की बस कोशिश कर रहा है कि इसकी पोजीशन में चेंज आ जाए, जस्ट कोशिश कर रहा है। जैसे देखिए मैं इसको बहुत कम एफर्ट लगा रही हूँ, बहुत कम। क्या ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा, बहुत कम लगा रही हूँ। इसका मतलब कि ये जो फोर्स, जितनी का फोर्स मैंने अभी लगाई वो क्या है? वो टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट, वो इसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये वॉल है, मैं क्या कर रही हूँ? मैं वॉल को पुश कर रही हूँ, मैं वॉल को धक्का लगा रही हूँ, पुश कर रही हूँ। क्या मेरे इतना सा पुश करने की वजह से ये जो दीवार है वो हिल रही है? नहीं हिल रही। इसका मतलब कि ये वाला जो एफर्ट लग रहा है, ये जो पुश लग रही है, ये जो फोर्स लग रही है, वो क्या कर रही है? इट जस्ट टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द वॉल। वो सिर्फ और सिर्फ वॉल की स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब कि अगर आप कोई भी एफर्ट लगा रहे हो, जो आपका एफर्ट है उसकी वजह से बॉडी की जो स्टेट है, चाहे वो रेस्ट पे है चाहे वो मोशन में है, वो चेंज हो या ना हो, चाहे वो कोशिश ही कर रही हो कि वो चेंज हो जाए, तो वो एफर्ट भी क्या गिना जाएगा? एज ए फोर्स गिना जाएगा। ठीक है, तो फोर्स के अगर हम इफेक्ट्स देखें तो इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं?
ये अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन जैसे हम फोर्स लगाते हैं तो रेस्ट वाली जो बॉडी है वो मोशन में आ जाती है, जो मोशन वाली बॉडी है हो सकता है उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो मतलब कि ये क्या करने के कैपेबल है, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टेट मतलब रेस्ट भी हो सकती है, मोशन भी हो सकती है, यूनिफॉर्म मोशन, चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, इसकी वजह से स्पीड भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकती है। फोर्स लगाने की वजह से डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है। फोर्स लगाने की वजह से शेप भी किसी बॉडी की चेंज की जा सकती है। फोर्स लगाने की वजह से किसी बॉडी का साइज भी चेंज किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे इफेक्ट्स हैं जो कि फोर्स लगाने से हमको दिखते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात यह है, ये मार्कर यहाँ पर है, क्या ये मार्कर आगे चल रहा है? नहीं चल रहा। मैं मार्कर को आगे चलाने के लिए थोड़ी सी फोर्स लगा रही हूँ, तभी मार्कर जो है ये आगे चल रहा है। ठीक है, ये भी एक टाइप की फोर्स ही लग रही है इसके ऊपर कि ये आगे चल रहा है। ठीक है, ओके। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हियर। अब फोर्सेस में ना दो टाइप की होती हैं, एक होती है बैलेंस्ड फोर्स एंड एक होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब आपको नाम से ही दिख रहा होगा बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का क्या मतलब होता है? बैलेंस्ड मतलब कि हर कोई चीज क्या है, बराबर है। सो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो क्या है, बराबर है। इसकी एग्जांपल करते हैं हम। सपोज ये कोई बॉक्स है, ए बॉक्स है, ठीक है, इसको इधर फोर्स लग रही है एक्स फोर्स और इसको इतनी ही फोर्स इधर लग रही है वाई फोर्स। अब क्या है कि एक्स बराबर है किसके, वाई के। जब एक्स बराबर है वाई के तो ये बॉक्स किस साइड मूव करेगा, राइट साइड मूव करेगा या लेफ्ट साइड मूव करेगा? तो इस पॉइंट में, इस केस में ये किसी भी साइड में मूव नहीं करेगा जब इसके दोनों तरफ जो फोर्सेस हैं वो बराबर लग रही हैं। तो इसका मतलब इन केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, इन केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्स दिस बोथ फोर्सेस आर इक्वल। सो इसका मतलब कि ये बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अदरवाइज ये यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती रहेगी। मान लो कि ये जो बॉडी है वो पहले चल रही थी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, जैसे ही इस पर एक्स फोर्स लगी उसी टाइम इस पर वाई फोर्स भी लगी, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थी। तो क्या इसकी स्पीड चेंज होगी? इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, बिकॉज दोनों फोर्सेस बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। तो इसका मतलब कि इस केस में कोई भी रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास नहीं है, नो रिजल्टेंट फोर्स हियर। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो। रिजल्टेंट का मतलब कि जो फोर्स नेट में इसके तरफ लगनी थी, अब मान लो 20 न्यूटन इधर लग रही है तो 20 न्यूटन इधर लग रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी आई, 20 माइनस 20 जीरो आई। ठीक है, तो ये तो केस था किसका, बैलेंस्ड फोर्स का। अगर हम बात करें अनबैलेंस्ड फोर्स की, तो अनबैलेंस्ड फोर्स में अगर हम देखें तो अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा, सपोज कि यही बॉक्स है हमारा ए और ये है सपोज इधर एक्स और इधर है वाई। इधर को फोर्स लग रही है 20 न्यूटन एंड सपोज इधर को फोर्स लग रही है 15 न्यूटन। तो 20 न्यूटन से बॉक्स को इधर खींचा जा रहा है, लेकिन 15 न्यूटन से बॉक्स को इधर खींचा जा रहा है। तो बॉक्स किस तरफ मूव करेगा, राइट साइड मूव करेगा या लेफ्ट साइड मूव करेगा? सो इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, जिस तरफ फोर्स ज्यादा थी, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो जिस तरफ फोर्स ज्यादा थी ये बॉक्स उस तरफ मूव कर जाएगा। इसका मतलब कि इट हैव सम रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी।
तो इसमें कुछ ना कुछ रिजल्टेंट फोर्स होती है अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में, जिसकी जो फोर्स इस बॉडी पर लगती है। अब इस केस में क्या है कि बॉडी पर कोई भी फोर्स एक्स्ट्रा नहीं लग रही, लेकिन इस केस में क्या है 20 न्यूटन तो इधर लग रही है, लेकिन इधर 15 भी लग रही थी। तो इसका मतलब कि जो बाकी की बच गई 5 न्यूटन इधर ज्यादा लग रही है, तो उस 5 न्यूटन की वजह से ये जो बॉडी है अपनी स्टेट चेंज कर लेगी। अगर इधर भी 15 होती, इधर भी 15 है, इसने तब भी अपनी स्टेट चेंज नहीं करनी थी। अब मान लो इधर 20 न्यूटन लग रही, अगर इधर लग जाए 21 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इधर ज्यादा लग गई, तो इस केस में जो बॉडी है वो इस साइड मूव होना शुरू कर देगी। ठीक है, तो एक बार इतना देख लीजिए आप। यस, तो उसके बाद इसके बाद जो हमारे पास आता है दैट इज द गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट्स ऑन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या है इस टॉपिक का नाम हमारे पास? गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट्स, गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट्स ऑन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इस एक्सपेरिमेंट में गैलीलियो जी ने हमको क्या बताया है? इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, सपोज कि ये हमारे पास कोई एक प्लेन है, ठीक है, ऐसे टेढ़ा हुआ है प्लेन, और जितनी इसकी इंक्लिनेशन है इस साइड को उतनी ही इसकी इंक्लिनेशन है इस साइड को। ठीक है, ये दो प्लेन्स है। ठीक है, ये मैं केस ए बना रही हूँ, केस बी भी बनाना है इसलिए इसको ऊपर बना लेते हैं थोड़ा। तो सपोज ये है हमारे पास एक प्लेन इधर है, एक इधर है। ठीक है, सपोज यहाँ से कोई बॉल गिरी, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ऑब्वियसली ये टेढ़ा प्लेन है तो बॉल यहाँ पर तो रहेगी नहीं, बॉल नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो बॉल जब नीचे आई तो गैलीलियो जी ने क्या देखा कि जैसे बॉल नीचे आई तो वो अपने आप ही, यहाँ पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, वो अपने आप ही इधर को भी चले गई एंड इट कवर सम डिस्टेंस। अब इसको जितनी हाइट यहाँ पर से हमने छोड़ा था, लेट्स सपोज कि ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी थी, h थी, तो ये कितनी हाइट तक जाती है, सेम हाइट जो है वो ट्रेवल करती है, h हाइट तक ही जाती है। तो इसका मतलब कि यहाँ से जो बॉल है हमने ड्रॉप करी, तो वैसे ही जैसे ही यहाँ पर आई तो उसके पास जो एनर्जी स्टोर थी उस एनर्जी की वजह से ये ऊपर चले गई। वैसे अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो बेसिकली यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है, जैसे ही आई सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो फिर से ऊपर तक चली गई, और तब तक ऊपर चली जाएगी जब तक कि उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली अब जो मैं बात कर रही हूँ दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रही हूँ। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं भी पता है तो इट्स ओके, ये हमने फर्दर वैसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, बस मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बताया है। तो बेसिकली उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर बॉल को हमने यहाँ पर ड्रॉप किया तो वो बॉल जो है वो सेम हाइट अटेन करती है जिस हाइट से उसको नीचे ड्रॉप किया था। अब अगर ये कब था कि जब ये दोनों की जो स्लोप है वो इक्वल थी। अब मान लो फिर उन्होंने क्या किया कि सपोज करो कि इसकी स्लोप अगर हम चेंज कर दें, ये था, ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने स्लोप थोड़ी कम कर दी। सपोज कि ये वाला तो जो वो प्लेन था जिसकी स्लोप इसके बराबर की थी, अब हमने क्या किया, स्लोप इसकी थोड़ा चेंज कर दी, ठीक है, स्लोप कम कर दी। अब बॉल को हमने फिर से कुछ हाइट h से फेंका, ठीक है, अगर तो बॉल इधर जाती तो इसका मतलब बिल्कुल इसके बराबर बराबर इसने चली जाना था और इतना हाइट जो है वो h अटेन कर लेनी थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने इसमें क्या देखा कि ये जो बॉल है ये अब कहाँ तक जाएगी, इसने इतना ही हाइट, इतनी ही वर्टिकल हाइट अटेन करनी है इस केस में भी। तो अगर इस केस में हम देखें तो यहाँ तक बनती है ये वाली वर्टिकल हाइट, ठीक है, मतलब ये हाइट h और ये हाइट h ज्यादा है, ये हाइट h बराबर है, तो इसका मतलब ये बॉल आई और ये वाला कौन सा प्लेन था जो जिसकी स्लोप इसकी स्लोप से थोड़ा कम थी, तो ये बॉल कहाँ तक जाएगी,
यहाँ तक जाएगी टू अटेन द सेम हाइट, कि इसने अब थोड़ा सा डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा कि ये वाला ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो वर्टिकल हाइट सेम सेम अटेन करने के लिए बॉल थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस मूव हुई। सो होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पर क्या था, दे हैव द इक्वल स्लोप, तो बॉडी जिस हाइट से गिरी थी उसी हाइट तक पहुंच गई। यहाँ पर क्या हुआ कि अब हमने स्लोप इसकी डिक्रीज कर दी, लेकिन बॉल ने उतनी ही हाइट अटेन की जितनी हाइट से इसको ड्रॉप किया गया था। ठीक है, तो फिर थर्ड में गैलीलियो जी ने क्या देखा कि इसका मतलब कि बॉल ने उतनी ही हाइट अटेन करनी है जिस हाइट से इसको गिराया जाए। अगर हम इसकी और स्लोप नीचे कर देंगे तो वो और ज्यादा इधर को डिस्टेंस ट्रेवल करेगी टू अटेन द सेम हाइट। तो इन्होंने देखा गया कि अगर हम मान लो इधर को बॉल को चलाएं ना, ठीक है, बॉल को अगर ना ही चलाएं तो बॉल क्या जाएगी, फिर तो सीधी सीधी चली जाएगी। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि स्लोप तो आ गई 0, बॉल सीधी सीधी जो है वो चली जाएगी। अब बॉल सीधी सीधी जाएगी, लेकिन उसके अंदर क्या था कि उसने हाइट कितनी अटेन करनी थी, जितनी हाइट से वो गिरी है। तो चलती जाएगी, कब जाकर उसकी हाइट इतनी हाइट होगी, कभी कभी नहीं होगी। तो इसका मतलब कि ये बॉल कभी भी रुकेगी ही नहीं, ये बॉल कभी भी स्टॉप ही नहीं होगी। तो वो ये चीज कहना चाहते थे कि जो जिस फोर्स से ये आ रही है, ठीक है, तो उतना ही ये हाइट जो है वो अटेन कर लेती है, लेकिन ये बॉल जो है वो अपने आप कभी नहीं रुकेगी। यहाँ पर तो सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो गई, लेकिन यहाँ पर जो है वो बॉल नहीं रुकेगी। तो लेकिन इन डेली लाइफ हमने ऐसा तो नहीं देख कि कोई बॉल आई है और वो दूर 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 बहुत दूर तक जा रही है। डेली लाइफ में तो हम ऐसा नहीं देखते हैं। तो इसका मतलब कि हमारी डेली लाइफ में एक फोर्स आ जाती है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है कि इसकी मोशन में अपोजिशन होती है, जिसकी वजह से ये रुकना स्टॉप होना शुरू हो जाती है। अदरवाइज इसका तो फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज हियर इट इज अ पार्ट ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसकी वजह से ये रुकना शुरू हुई। तो गैलीलियो जी का यही कहना था कि जो भी बॉडी है अगर वो रेस्ट में है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगी। अगर ये रेस्ट में थी तो रेस्ट में रहेगी, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो अपने आप ये यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती चली जाएगी जब तक उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन हमारी डेली लाइफ में क्या होता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई पीछे से ये फ्रिक्शनल फोर्स लगती है ग्राउंड से, जिस वजह से ये रुक जाती है। ठीक है, तो आज हमने बहुत ही ज्यादा इसका मतलब बेसिक सा ही पढ़ा है कि फोर्स की डेफिनेशन देखिए क्या होती है। तो इसमें इफेक्ट्स पढ़े फोर्स के, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स पर देखी, और ये गैलीलियोस का एक्सपेरिमेंट देखा। तो फर्दर इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक आप इतना अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।